हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में अर्न लीव सैलरी का टॉपिक किया था। आज हम उससे रिलेटेड उसके एग्जांपल्स करेंगे ताकि वो टॉपिक हमारे को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें आता है कि ए जो है वो एक्स लिमिटेड में एम्प्लॉय था और जब उसने उस कंपनी को छोड़ा तो उसको 3,50,000 एज लीव सैलरी मिले थे, जिसमें से 77,000 अंडर द सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A के वो एग्जम्प्ट हो गए। कुछ टाइम के बाद उसने वाई लिमिटेड में ज्वाइन किया और उसको रिटायरमेंट के टाइम पर 31 दिसंबर 2020 में 4,12,200 एज लीव सैलरी रिसीव हुआ। तो जब वो पहले वाली कंपनी में काम कर रहा था तो उसको 22,600 पर मंथ मिल रहे थे 1 मार्च 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक। और जब उसने अपना सेकंड जॉब को शुरू करा, मतलब कि 1 अगस्त 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक उसको 29,900 पर मंथ रिसीव हो रहा था। उस टाइम पर उसने 14 ईयर्स की सर्विस करी है। लीव एंड टाइटल उसको 45 ईयर्स पर ईयर की गई है। फिर जो कि उसको लीव अवेल करी गई है वो 90 डेज़ की करी गई है सर्विस के दौरान। और जो उसको क्रेडिट करी गई है रिटायरमेंट के टाइम पर, मतलब उसकी बची हुई थी, वो 18 मंथ्स की थी। अब इसमें वो दो जॉब्स को कर रहा है। अब क्या पता कि किस जॉब से कितना एंटाइटल उसको रिसीव हुआ है और उसने कितना अवेल किया है और कितना बचा है। तो इस केस में एवरेज मंथली सैलरी इनटू में कि भाई कितने उसको एंटाइटल किए गए कितने नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है अभी निकालना। तो अगर कोई ऐसा पार्ट आ जाता है तो उसमें हम पहले पार्ट को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अब हम उसकी सैलरी को निकालेंगे। अब उसकी हम सीधा 10 मंथ की सैलरी को ही निकाल लेते हैं। तो उसने 1 मार्च से लेकर अगस्त तक जो सॉरी जुलाई तक जो उसकी थी वो 22,600 पर मंथ उसको रिसीव हो रही थी। तो हम इंटू में 5 कर देंगे तो 1,13,000 आ जाएगी। फिर अगस्त से दिसंबर तक उसको 5 महीने 29,900 रिसीव हुई है, तो इंटू में 5 कर देंगे तो 1,14,500 आ जाएगी। तो 10 मंथ की सैलरी आ जाएगी 2,27,500। अब हम उसको कंप्यूट करेंगे उसकी टैक्सेबल सैलरी को। तो जब हम उसकी 10 मंथ की एवरेज सैलरी को कंप्यूट करेंगे तो हमारी वो 22,750 आया था। तो अगर क्योंकि हम मल्टी डिवाइड में 10 करेंगे तो वो 22,750 बनेगा। इनटू में हम उसके 10 करते हैं तो वो 2,27,500 वही हमारी अमाउंट आ गई। मैक्सिमम लिमिट उसको 3 लाख की दी जाती है, पर 77,000 उसकी पहले वाली जॉब में एग्जम्प्ट कर दी गई थी, तो उसको हम कट कर कर ही लिखेंगे तो वो 2,23,000 आ जाएगी। और हमारे को एक्चुअली रिसीव कितना हुआ वाई लिमिटेड से, वो 4,12,200 रिसीव हुआ है। इसमें हम फर्स्ट वाली जॉब का नहीं देख रहे, जब रिटायरमेंट के टाइम पर जॉब हुई थी उस टाइम पर देख रहे हैं। तो वही बात थी कि हम किस तरह से निकालते कितना एंटाइटल उसको पहली जॉब में हुआ और कितना दूसरे में, इसलिए वो पॉइंट हमने नहीं लिया इसमें। तो लीव एक्चुअली उसको 4,12,200 की रिसीव हो रही है। इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट हमारी 2,23,000 की है, तो ये हमारी एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो टैक्सेबल हमारी लीव सैलरी की वैल्यू क्या आएगी, 4,12,200 में से 2,23,000 को लेस करेंगे तो 1,89,200 हमारी कंप्यूटेशन जो हमने टैक्सेबल लीव सैलरी निकाली है वो उसकी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कि जो मिस्टर घोष हैं वो 31/10/2020 को रिटायर हुए थे 20 ईयर्स की सर्विस करने के बाद। और उनको लीव एनकैशमेंट 12 मंथ्स की रिसीव हुई है 1,92,000। और जो उनके एम्प्लॉयर थे वो उनको 1.5 मंथ की एवरी ईयर लीव प्रोवाइड करवाते थे। वो 18 मंथ्स की ऑलरेडी लीव अवेल कर चुके हैं। उनकी सैलरी 1920 में 12,000 थी, पर 1 अप्रैल 2020 से उनकी सैलरी 16,000 पर मंथ से रेज़ हुई है। तो अब हमारे को उनकी लीव इनकैशमेंट की टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है। तो सबसे पहले हम उनकी सैलरी को निकालेंगे। तो हमारी 1/4/2020 से 31/10/2020 तक 7 मंथ्स बन रहे थे और हमारे को 10 मंथ्स की सैलरी निकालनी होती है। तो हमने अपनी 1/1/20 मतलब कि जनवरी से लेकर मार्च की 3 महीने की सैलरी 12,000 इंटू में 3 से निकाल ली। और उसके बाद हमने जो हमारी 16,000 इंक्रीज़ हुई थी, मतलब 60,000 तक इंक्रीज़ हुई थी, उनको हमने इंटू में 7 कर दिया तो 1,12,000 हमारी 7 मंथ्स की सैलरी आ गई। टोटल करा तो 1,48,000 हमारी 10 मंथ्स की टोटल सैलरी आ गई। उसके बाद हम किस तरह से अब उनकी कंप्यूटेशन करेंगे कि हमारे को कितना
टैक्सेबल अमाउंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले एवरेज मंथली सैलरी को किस तरह से निकाला कि जो हमारी 1,48,000 आई थी डिवाइड में 10 इंटू में 30 डेज़ की उनको क्या कहते हैं एंटाइटल होनी चाहिए। डेट उन्होंने मंथ्स की करी है, इस चीज़ से हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हम अपने इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। उन्होंने 20 ईयर्स की सर्विस की थी, इंटू में 20 माइनस में उन्होंने क्या बात कही है कि 18 मंथ्स की जो है वो उनको अवेल करी गई है। तो उन अवेल कर चुके हैं, तो वो ऑलरेडी 18 मंथ्स की अवेल कर चुके हैं, 18 मंथ्स की कर चुके हैं। और एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं, तो 30 इंटू में 18 डिवाइड कर देंगे 30 से। तो 14,1800 को हमने अगर किया तो देखो 30 इंटू में 20 करेंगे तो 600 और 30 इंटू में 18 तो 540। तो ये आ जाएगा 60 बाय में 30, तो वो 14,800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29,600 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम अपनी 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी निकाल लेंगे, तो वो वही आ जाएगी कि 1,48,000 को डिवाइड करा 10 से, मल्टीप्लाई करा 10 से, तो वो 1,48,000 ही आएगा। मैक्सिमम लिमिट हमारे को 3 लाख की दी जाती है और उसको एक्चुअली कितनी रिसीव हुई है लीव, 1,92,000 की। इन सब में से सबसे कम अमाउंट 29,600 है, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगी। और टैक्सेबल अमाउंट लीव एनकैशमेंट के लिए 1,92,000 जो है इसको एक्चुअली रिसीव हुए हैं, माइनस 29,600 जो एग्जम्प्टेड है, तो 1,62,400 हमारी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी लीव एनकैशमेंट की। अब हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो कोई कंपनसेशन एम्प्लॉय को कोई भी बिजनेस के बंद होने के रीज़न से कुछ रिट्रेंचमेंट की कंपनसेशन रिसीव हो रही है, या कोई भी वर्कमैन की जो सर्विस है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसी और एम्प्लॉयर को, उस कारण से कोई कंपनसेशन रिसीव हो रही है कि कोई भी अपनी सर्विस छोड़ देता है अपना एम्प्लॉयर, या फिर उसकी टर्म्स ऑफ सर्विस जो है जो न्यू एम्प्लॉयर है उसकी लेस फेवरेबल है ओरिजिनल एम्प्लॉयर से, जो कुछ टाइम के लिए कंपनी में कहीं बार आ जाते हैं, तो उनके बदले कोई कंपनसेशन रिसीव होता है, तो उसको हम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहते हैं। अब ये एम्प्लॉयज़ के लिए किस तरह से एग्जम्प्ट होता है, तो सैलरी जो है उनकी मंथली, तो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी ले लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, इनटू में हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कंप्लीटेड जॉब ईयर्स को लेते हैं साथ में, कोई 6 मंथ्स का अगर कोई साथ में कंप्लीटेड जॉब ईयर्स के एक्सेस में उसने जॉब करी है तो वो भी इंक्लूड करते हैं। मैक्सिमम लिमिट 5 लाख की प्रोवाइड करवाई जाती है, कंपनसेशन जो एक्चुअली रिसीव हुई है। इन तीनों अमाउंट में से जो भी सबसे कम अमाउंट होती है वो एग्जम्प्ट होती है। इसमें हमारी सैलरी में क्या क्या आता है कि बेसिक पे, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस और सारे टैक्सेबल प्रिक्विजिट्स। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, एग्जांपल में क्या बात बोली है कि जो मिस्टर राकेश हैं वो एज अ क्लर्क जो है टेक्सटाइल मिल में अमृतसर में 1 अक्टूबर 2007 से एम्प्लॉय किए गए थे। उनको 12,000 पर मंथ एक सैलरी मिल रही थी एज अ सैलरी, और डियरनेस अलाउंस एज ₹2,400 पर मंथ रिसीव हो रहे थे 1 जनवरी 2017 से। उसकी सर्विस जो है टर्मिनेट हो गई है और उसको रिट्रेंचमेंट मिली है एम्प्लॉय से 1 जुलाई 2020 को, और 1,92,000 उसको एज अ कंपनसेशन उस रिट्रेंचमेंट के रिसीव हुआ है। अब हमारे को उसकी एग्जम्प्टेड अकाउंट बताना था, तो हम इसमें आपको टैक्सेबल ही करके बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टैक्सेबल अमाउंट भी किस तरह से निकलती है। तो सबसे पहले हमारे को अपनी टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है, तो किस तरह से मंथली सैलरी हम लेते हैं, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी कैसे होगी कि भाई 12,000 प्लस 2,400 14,400 इंटू में 3 हमारी 3 मंथ्स की सैलरी हो गई, डिवाइड में 3 कर देंगे, इंटू में हाफ, इंटू में जो हमारे कंप्लीटेड जॉब ईयर्स उन्होंने किए हैं, तो वो 1 अक्टूबर 2007 से लगे हुए थे और 1 जनवरी 2017 तक सर्विस की है, तो उन्होंने 13 ईयर्स की हमारी सर्विसेज की हैं। तो हमने उसको जब हमने इनको सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 93,600 मंथली सैलरी आ गई। मैक्सिमम लिमिट उसको 5 लाख की प्रोवाइड करवाई गई थी, और कंपनसेशन उनको 1,92,000 का एक्चुअली रिसीव हुआ है। इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट हमारी 93,600 की है, तो ये हमारी अमाउंट जो है एग्जम्प्ट हो जाएगी। अब इसकी टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगी, जो हमारे को एक्चुअली अमाउंट रिसीव हुई है कंपनसेशन की, उसमें से एग्जम्प्टेड अमाउंट हम लेस कर देंगे, तो 1,92,000 में से 93,600 लेस कर देंगे, तो 98,400 हमारी कंपनसेशन की टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी रिट्रेंचमेंट की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपनसेशन ऑन वॉलेंटियर रिटायरमेंट। तो वॉलेंटियर रिटायरमेंट स्कीम क्या होती है कि जहाँ पर एक एम्प्लॉय को ये ऑफ़र किया जाता है कि आप अपनी रिटायरमेंट से पहले ही उस सर्विस से रिटायर हो जाओ, वॉलेंटियर रिटायर हो जाओ, और हम उसके बदले में आपको कोई
कंपनसेशन प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये स्कीम जो है वो कंपनी अपनी एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने के लिए करती है। और इसके बाद जबकि अगर किसी को वॉलंटियर रिटायरमेंट मिलता है तो इसके बाद वो किसी और कंपनी में जॉब करने के लायबल होता है, ऐसा नहीं है अपनी रिटायरमेंट से पहले। तो ये कोई भी कंपनी कर सकती है, कोई भी सेक्टर कर सकता है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो। तो अब ये किस तरह से एग्ज़म्प्ट होगा, तो उसकी 3 मंथली सैलरी को लें, तो लास्ट के 3 मंथ की सैलरी को लेते हैं और उसमें से ईच कंप्लीटेड ईयर में कितने भी मतलब उन्होंने कंप्लीट ईयर किए हैं, इनटू में वो कर देते हैं। और रिटायरमेंट सैलरी के टाइम पर जो भी उनकी लास्ट मंथ की सैलरी होती है, इनटू में जो रिटायरमेंट से पहले उनको सर्विसेज की जो बैलेंस था वो लेते हैं हम इसमें। थर्ड पॉइंट पे जो जितनी उनको अमाउंट रिसीव हुई है, और फोर्थ पॉइंट में जो भी उनकी मैक्सिमम लिमिट है जो कि 5 लाख की है। इसमें बेसिक पे, डियरनेस पे और कमीशन ऑन सेल्स ऐड होता है सैलरी में। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल में क्या कहा है कि जॉन जो है वो एक पब्लिक कंपनी में एम्प्लॉयड था, जिसको कि 6 लाख एज अ वॉलेंटियर रिटायरमेंट रिसीव हुआ है। उसकी नॉर्मल एज जो है रिटायरमेंट की उस कंपनी में 60 ईयर्स की थी, पर उस टाइम पर जॉन जो है वो 45 ईयर्स का था रिटायरमेंट के टाइम पर, और उसने अपने 20 ईयर्स की सर्विस को कंप्लीट किया था। उसकी मंथली सैलरी जो एट द रिटायरमेंट के टाइम पर थी, कि बेसिक पे उसको 10,000 रिसीव हो रहा था, डियरनेस पे जो कि पेंशन में इंक्लूडेड मीन्स ये डियरनेस पे है 50% उसका, तो 3,000 हमारा डियरनेस अलाउंस हो गया इसमें। हाउस रेंट अलाउंस 3,000 दे रखा है और कन्वीनियंस अलाउंस ₹800 दे रखा है। तो अब हमारे को उसकी टैक्सेबल कंपनसेशन की अमाउंट निकालनी है। तो हम किस तरह से निकालेंगे कि पहले हम 3 मंथ की सैलरी को लेंगे, तो 10,000 उसकी बेसिक पे है और 3,000 उसका डीएनएस पे है। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 13,000 आ जाएगा। इनटू में 3 मंथ्स की सैलरी होगी वो, और इनटू में उन्होंने 20 ईयर्स की अपनी जॉब कंप्लीट करी थी तो वो 20, तो 7,80,000 आ गया। उसके बाद जो उसकी टाइम ऑफ रिटायरमेंट की जो सैलरी थी, तो उनको 13,000 तो उसकी सैलरी हो गई, और इनटू में 180 कैसे आया। उन्होंने जो ये बात कही थी कि वो 45 इयर्स के थे उस टाइम पर जब उनको ये वॉलंटियर रिटायरमेंट की स्कीम प्रोवाइड करवाई गई है। तो मतलब कि 15 इयर्स अभी उनकी सर्विसेज के और थे, और 15 हर ईयर में 12 मंथ्स होता है, तो 15 इंटू में 12 करा तो 180 मंथ्स जो है वो उनके बच गए। तो 13,000 इंटू में 180 तो 23,40,000 आ गया हमारे सेकंड पॉइंट का। थर्ड में उनको एक्चुअली अमाउंट कितनी रिसीव हुई थी, 6 लाख, तो वो लिख देंगे। मैक्सिमम लिमिट 5 लाख। अब इन चारों में से सबसे कम अमाउंट कौन सी है, 5 लाख की, तो ये हमारी अमाउंट जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। हमें एक्चुअली 6 लाख रिसीव हुए थे, और अगर हम उसमें से एग्जम्प्टेड अमाउंट लेस कर देंगे तो हमारी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी वॉलंटियर रिटायरमेंट की कंपनसेशन की, जो कि 1 लाख हमारे टैक्सेबल हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड का मीनिंग और टाइप्स वही हैं जो कि हमने अपने सैलरी वाले चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किए थे, तो मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। अब इसके जो टाइप्स है प्रोविडेंट फंड के, वो किस तरह से टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है, हम वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कैसे हैं। तो सबसे पहले जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है वो हमारा फुली एग्जम्प्ट होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा इसका। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो है वो फुली एग्जम्प्ट होगा अगर वो एम्प्लॉयर के साथ 5 साल से लगातार काम कर रहा है, और अगर वो काम नहीं कर रहा है अपनी इलनेस के कारण या फिर अपनी डिसकंटिन्यूस ऑफ जॉब के कारण वो उससे नहीं कर पाया, तो उस टाइम पर उसका आरपीएफ जो है वो एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो जब एक एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो इस हेड में टैक्सेबल होता है रिटायरमेंट के टाइम पर, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड फुली एग्जम्प्ट होता है। तो आज हमारा ये चैप्टर थ्योरी बेसिस पर और हमारे डिस्कशन बेसिस पर कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम अपनी कल की वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर आपको मेरे लिखे हुए नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मेरी जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई जीमेल ID graduationplace756@gmail.com। थैंक यू।